सलामकुम। आई एम एडवोकेट नाज़म बड़ाइच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना दूसरा एक्ट द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें जो है आज हम पार्ट वन इसका प्रीलिमिनरी देखेंगे, जिसमें हम ये एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, और इसमें जो है वो डेफिनेशंस जो हैं, जो एमसीक्यूज या ओवरऑल भी जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम जो है ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्कोप ये है कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है कि प्राइवेट लैंड जो आम लोगों की ओनरशिप में कोई ज़मीन है, अगर हुकूमत को पब्लिक पर्पस के लिए वो चाहिए तो वो गवर्नमेंट उसको किस तरह से एक्वायर करेगी। ठीक है। मीन्स कि इस सारे का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि रोड्स बनाने हैं या रेलवे के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी करना है, तो उन सूरतों में जो है वो गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, किसी रोड को एक्सटेंड करना होगा, कोई नया रोड बनाना होगा, तो जाहिर सी बात है वो किसी की ज़मीन से गुजरेगा। तो उस ज़मीन को किस तरह से गवर्नमेंट ने हासिल करना है, ये सारा कुछ जो है वो इस एक्ट में बताया गया है। ये एक्ट पूरे पाकिस्तान में लागू होता है, और जो ज़मीन है वो टेम्परेरी भी एक्वायर की जा सकती है और परमानेंटली भी एक्वायर की जा सकती है। उसके बाद पर्पस इसका ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद टू अनेबल कंपनीज टू एक्वायर लैंड फॉर इंडस्ट्री और हाउसिंग प्रोजेक्ट, कि कंपनीज जो हैं उनके लिए ज़मीन को एक्वायर करना कि वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं या हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लगाएं। टू इंश्योर फेयर कंपटीशन, फेयर कंपनसेशन टू लैंड ओनर्स, के एक फेयर कंपनसेशन दी जाए लैंड ओनर्स को। टू एस्टेब्लिश ए क्लियर लीगल प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि क्लियर लीगल प्रोसीजर बताया जाए कि वो किस तरह से एक्वायर की जाएगी, और अगर उसको एक्वायर करते हुए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये सब कुछ जो है ये इस एक्ट में बताया जाएगा। अब बकायदा इस एक्ट को शुरू करते हैं। तो इसमें सेक्शन वन, हमेशा आपको पता है कि जो भी कोई एक्ट होता है उसका सेक्शन वन जो है वो उसका शॉर्ट टाइटल क्या है और ये कब से लागू होगा वो सब भी बताते हैं। तो इसका नाम लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है। ये एक्सटेंड है पूरे पाकिस्तान पे, ये लागू होता है। ये जो है ये पास हुआ 2 फेब 1894 को, और ये इन्फोर्स हुआ 1 मार्च 1984 को। सेक्शन टू रिपील हो चुका है। सेक्शन थ्री डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन है जी लैंड क्या है। तो लैंड वो जमीन तो है ही है, उसके अलावा और क्या क्या है, कि जितने भी उस जमीन से बेनिफिट्स निकल रहे हैं, जितने भी फायदे निकल रहे हैं उस जमीन से, वो भी लैंड में शामिल है। उसके बाद उस जमीन पे जो जो चीजें अटैच हैं वो भी लैंड में शामिल है, और जो चीजें परमानेंटली अटैच हैं वो भी जो है वो उसमें शामिल है। फॉर एग्जांपल, किसी जमीन पे जो है वो कुछ दरख्त लगे हैं, फलदार दरख्त लगे हैं, तो वो दरख्त भी जो है वो लैंड की डेफिनेशन में आएंगे, और उन पे लगा हुआ फल भी जो है वो भी लैंड की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है जी पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड में वो तमाम बंदे शामिल हैं जो, जब जमीन उनसे ली जाएगी जी, तो जो जो बंदा क्लेम करेगा कंपनसेशन गवर्नमेंट से, वो सारे बंदे जो हैं वो पर्सन इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स पर्सन हुज राइट ऑफ ईजमेंट आर अफेक्टेड। राइट ऑफ ईजमेंट होता है कि किसी बंदे का गुजरने का जो रास्ता होता है उसको, मीन्स के किसी बंदे के अगर जमीन आ गया तो उसने किसी दूसरे की जमीन से अगर गुजर के जाना होता है वहां तक,
तो वो उसका ईजमेंट का राइट है उस बंदे की जमीन पर। तो अगर किसी बंदे का वो भी अफेक्ट होता है तो वो भी जो है वो पर्सन इंटरेस्टेड में आएगा। उसके बाद कलेक्टर। कलेक्टर का वही मतलब है जो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं पढ़ा था, वो जो है वो कलेक्टर की डेफिनेशन में आता है। एन आर एन ऑफिसर स्पेशली अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर, या कोई भी स्पेशल ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर अपॉइंट करेगा वो भी कलेक्टर होगा। कमिश्नर कमिश्नर भी वही होगा एक डिवीजन का, जैसा कि हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था। और इसमें वो कहता है इंक्लूडिंग एडिशनल कमिश्नर भी, वहां पे भी एडिशनल कमिश्नर्स थे, यहाँ पे भी एडिशनल कमिश्नर की बात कर रहे हैं कि कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ये दोनों कमिश्नर की डेफिनेशन में इंक्लूड है। नेक्स्ट है जी कोर्ट, रेफर्स टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिस्डिक्शन। एक तो वो कहता है कि कोर्ट तो रेफर करता है जो एक सिविल कोर्ट है जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसके पास डायरेक्ट केस जो है वो आप दायर कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स एनी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है पहली चीज। दूसरी, एनी सिविल जज whom the provincial government may appoint to perform the functions of the court under this act within a specific area। कि एक तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा कोई भी सिविल जज जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करे कि वो फंक्शंस परफॉर्म करे कोर्ट के अंडर दिस एक्ट विद इन स्पेसिफिक एरिया, किसी खास एरिया के अंदर। ठीक है, आगे वो एक प्रोवाइजो देता है, एक एक्सेप्शन देता है इन केस ऑफ सिविल जज। अगर कोई सिविल जज है, सच फंक्शन शैल ओनली बी एक्सरसाइज्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज प्रिक्योनरी जुरिस्डिक्शन। या अगर तो वो सिविल जज है, ऊपर बी में हमने पढ़ा कि एक सिविल जज जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, अब उसी के हवाले से एक प्रोवाइजो देता है कि अगर वो सिविल जज है तो वो सिर्फ वो जो अपने फंक्शंस हैं वो अपनी प्रिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर ही परफॉर्म करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। कंपनी कंपनी की डेफिनेशन वो कहता है कि a company registered under Companies Ordinance 1984 और the English Companies Act 1862 to 1890, कि इनके अंदर जो जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, सॉरी इन एक्ट्स के मुताबिक जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, एक तो वो कंपनीज कहलाएंगी, दूसरा वो कंपनीज जो किसी यूके की पार्लियामेंट के किसी एक्ट की वजह से बनी है, एक तो वो, दूसरा पाकिस्तान के किसी लॉ के अकॉर्डिंगली वो कंपनीज एस्टेब्लिश हुई हैं, तीसरा रॉयल चार्टर के जरिए हुई हैं, तीसरा लेटर पेटेंट। लेटर पेटेंट क्या है कि क्राउन जो है वो थ्रू ए सर्टिफिकेट कोई भी जो है वो कंपनी बना सकता था, कोई भी जो है वो डिपार्टमेंट बना सकता था। तो उसमें एग्जांपल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, ये भी एक लेटर पेटेंट के थ्रू आई थिंक बनी थी। नेक्स्ट है इसमें और क्या क्या इंक्लूड है, आ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कि एक सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के में बनी, उसके अंडर बनी। उसके अलावा जो है जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर बनी, ये भी कंपनीज की डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट है जी पब्लिक पर्पस, के देहातों के लिए जगह की फराहमी इन अजला में जहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है वो ऑफिशियल गजट में उसने ये ऐलान कर दिया हुआ है कि हुकूमत जो है वो ऐसी जगह की फराहमी का रवाज है कि इस तरह की जो ज़मीन है, हुकूमत ने ये ऑफिशियल ऑफिशियल गैजेट में ये अनाउंस कर दिया है कि इस तरह की जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट अक्सर लेती है, एक रवाज है कि इस तरह की ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट को फराहम की जाती है। नेक्स्ट है जी फॉलोइंग पर्सन्स शैल बी डीम्ड इंटाइटल टू एक्ट मींस के एक्ट करने के, काम करने के हकदार हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि एक मैरिड वुमन जो है वो इंटाइटल्ड है एक्ट करने की
उसी तरह जिस तरह अगर वो अनमैरिड होती तो जो है वो इंटाइटल्ड होती, इसी तरह वो मैरिड वुमेन भी जो है वो इंटाइटल्ड है। दूसरा, किसी बच्चे का गार्डियन या अगर पागल है या वो जो है उसका दिमागी वाजन ठीक नहीं है, तो उसका जो गार्डियन होगा, उसका जो मैनेजर होगा, जो उसको सारा मैनेज कर रहा होगा, वो भी इंटाइटल्ड होगा एक्ट करने के लिए to some to same extent as the minor themselves if free from disability। उसी तरह सॉरी, उसी तरह जिस तरह अगर वो माइनर उस डिसेबिलिटी की उसको वो ना होती तो वो एक्ट करता, उसी तरह उसका मैनेजर या गार्डियन गार्डियन भी जो है वो एक्ट कर सकता है। आगे यहाँ पे उसमें एक प्रोवाइजो दे दिया है, एक एक्सेप्शन दे दी है कि कोई भी पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड नहीं होगा एक्ट करने के अगर कलेक्टर या कोर्ट को लगे कि इसके जो इंटरेस्ट है और जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसके जो इंटरेस्ट हैं ये आपस में क्लैश करते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में जो है वो बंदा एक्ट इंटाइटल्ड टू एक्ट नहीं है। इन एवरी सच केस द पर्सन इंटरेस्टेड मे अपीयर बाय नेक्स्ट फ्रेंड। तो अगर तो इस तरह को मामला हो गया तो वो जो पर्सन इंटरेस्टेड है अपने किसी और जो है वो नॉमिनी के जरिए जो है वो अपीयर हो सकता है। अगर वो नहीं, अपना कोई नॉमिनी नहीं दे पाता, ये जो नेक्स्ट फ्रेंड की बात हो रही है, तो कलेक्टर या कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकती है गार्डियन ऑन हिज बिहाफ इन द इस कंडक्ट। ठीक है, तो कोर्ट या कलेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी को गार्डियन। तीसरा, रूल्स इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विल अप्लाई व्हेन ए रिप्रेजेंटेटिव लाइक ए नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन अपीयर्स बिफोर द कोर्ट। तो अगर वो जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन अपीयर होता है तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो है वो उसके साथ जो है वो डील किया जाएगा। उसके अलावा जो है पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ लैंड ओनर कैन नॉट रिसीव compensation unless they have the legal authority to sell the land and accept the payment। वो कहता है कि एक बंदा जो लैंड ओनर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो कंपनसेशन नहीं ले सकता जब तक कि कोई लीगल अथॉरिटी उसे जो है वो ना मिले, और तब तक वो जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो सेक्शन 4 कहता है पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ ऑफिसर्स देयर अपॉन। कि कलेक्टर जो है वो एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में और उससे जो है वो फिक्स करेगा, चस्पा करेगा किसी कन्वीनियंट प्लेस पे, उस लोकेलिटी पे जहाँ पे उसने जो है वो लैंड एक्वायर करनी है। इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी ऑफिसर टू। कि ये अख्तियार है किसी ऑफिसर के पास, वो लॉफुली लीगली जो है वो उसको अथॉरिटी है क्या करने की, कि वो किसी भी जगह पे एंटर हो सकता है, वहां पे सर्वे कर सकता है और लेवल्स ले सकता है। दूसरा, वो वहां पे वो जो है वो खुदाई कर सकता है, बोर कर सकता है। तीसरा, और वो तमाम काम जो ज़रूरी हैं वो कर सकता है, सेट आउट बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, और लैंड की जो है वो बाउंड्रीज लगा सकता है। ये चार काम वो कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन आ गई, नो पर्सन शैल इंटर इनटू एनी हाउस और बिल्डिंग विदाउट कंसेंट और 7 days प्रायर नोटिस। कि वो नहीं एंटर हो सकता किसी भी घर में या बिल्डिंग में अगर उसने एक तो उनकी कंसेंट नहीं ली। अगर उन्होंने कंसेंट दे दिया फिर तो वो फॉर्म एंटर हो सकता है, नहीं तो उसे 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा, ऑफिसर सो अथोराइज्ड शेल एट द टाइम ऑफ एंट्री। कि जो भी पर ऑफिसर ऑथराइज्ड है वो एंट्री के टाइम पे वो तमाम जो है वो पेमेंट करेगा जो वहाँ पे जो डैमेजेस होंगे, वहाँ पे अगर वो खुदाई करता है या
कुछ और सर्वे वगैरह करता है जिससे वो जगह जो है, वो घर या वो बिल्डिंग या वो जमीन डैमेज हुई है, तो वो उसकी जो है वो पहले पेमेंट करेगा। अगर इस पेमेंट पे कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कलेक्टर का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। सेक्शन 5, नोटिफिकेशन दैट पर्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर ए पब्लिक पर्पस और फॉर ए कंपनी। जहाँ पे एक लैंड is to be required, the commissioner or provincial government must be satisfied after considering the result of सर्वे के अगर कोई ज़मीन रिक्वायर्ड है तो कमिश्नर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए उन सर्वे के रिजल्ट से। अब जो है वो अगर वो सेटिस्फाई हो गए हैं तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे जिसमें वो सबसे पहले तो बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट और किस डिवीजन में जो है ये ज़मीन सिचुएटेड है, किस पर्पस के लिए हमने लेनी है, अप्रोक्सीमेटली एरिया क्या है इसका, और जो ऑब्जेक्शंस हैं अगर किसी को, वो बंदा आके अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज कर सकता है। अब जो है जी ऑब्जेक्शंस, कोई बंदा आ गया उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर क्या कहते हैं सेक्शन 5A में हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है, पर्सन इंटरेस्टेड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, रिकॉल इट। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसे 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, लैंड की एक्विजिशन पे एतराज कर सकता है। और जो भी वो एतराज करेगा इसका जो है वो एप्लीकेशन देगा, वो कलेक्टर को देगा, जो भी उसका एतराज है वो कलेक्टर को पहुंचाएगा। कलेक्टर जो है वो ऑब्जेक्शंस को सुनेगा, सुनने के बाद जो है वो अपना केस कमिश्नर को सबमिट कर देगा along with the record of proceeding and recommendations, कि उस कलेक्टर वो केस सुनेगा, वो मामला सुनेगा, वो ऑब्जेक्शन सुनेगा। उसके बाद जो है वो उस सारी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड और अपनी रिकमेंडेशंस जो है ये कमिश्नर को भेज देगा। इसके अलावा वो कहता है, और जो कमिश्नर का जो डिसीजन होगा फिर उसके बाद वो फाइनल होगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 में कहता है कि अगर ये ज़मीन किसी कंपनी के लिए चाहिए तो इंक्वायरी के बाद कलेक्टर जो है वो अपनी रिकमेंडेशन कमिश्नर को भेजेगा, जो विच इन हिज ओपिनियन इज रीजनेबल फॉर द पर्पस, जो कि उसे लगता है कि ये इस पर्पस के लिए रीजनेबल है। A person shall be deemed interested if they would be entitled to claim an interest in the in compensation, कि एक पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड कंसिडर किया जाएगा इफ दे वुड बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट इन कंपनसेशन, के वो बंदा इंटरेस्टेड पर्सन कंसिडर किया जाएगा जो के कंपनसेशन में अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंटेड एक्विजिशन, कि पहले हमने प्रिलिमिनरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन हो गई, सेटिस्फाई हो गए, अब वो जो है अपनी इंटेंट डिक्लेयर करेंगे उसको एक्वायर करने के। सेक्शन 6 कहता है डिक्लेरेशन दैट लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस, के लिए डिक्लेयर करना कि लैंड जो है पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए। तो कमिश्नर जो है जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो जो है वो एक डिक्लेरेशन इशू करेगा, सिग्नेचर ऑफ द कमिश्नर, जिस पे कमिश्नर के सिग्नेचर होंगे या कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर जो है उसके सिग्नेचर होंगे। प्रोवाइडेड दैट नो सच डिक्लेरेशन शेल बी मेड, के इस तरह की कोई डिक्लेरेशन नहीं की जाएगी जब तक कि जो अवार्ड है, जो कंपनसेशन है वो नहीं दी जाती मुकम्मल तौर पर, या उसका कुछ हिस्सा फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू और ए फंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, के जब तक वो कुछ कंपनसेशन पे नहीं करते मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा पे नहीं करते तब तक वो डिक्लेरेशन इशू नहीं कर सकते। द डिक्लेरेशन शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट एंड शैल कंटेन ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ये जो डिक्लेरेशन है वो ऑफिशियल गजट में होगी और इसमें जो है वो तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। साइड डिक्लेरेशन शैल बी कंसिडर्ड कंक्लूसिव एविडेंस,
कि ये जो डिक्लेरेशन होगी यही हतमी जो है वो एविडेंस कंसिडर किया जाएगा कि ये लैंड पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए। और डिक्लेरेशन के बाद जो है वो कमिश्नर जो है वो लैंड को एक्वायर कर सकता है। when the area required is less than previously notified, तो वो कहता है कि अगर पहले कोई नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें हमें जो है वो कम एरिया चाहिए था, तो जो सॉरी when the area required is less than previously notification, तो पहले जो हमने नोटिफिकेशन किया था उसने उसमें हमने ज्यादा जमीन रिक्वायर्ड की थी। अब जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं इसमें हमें कम जमीन चाहिए, तो जो पहले वाला नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट सेक्शन 7 है जी, आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन। कि जब डिक्लेरेशन होगी तो कमीशन जो है या ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो कलेक्टर को कहेगा कि वो जो है वो लैंड को एक्वायर करे। सेक्शन 8, लैंड टू बी मार्क्ड आउट मेयर्ड एंड प्लान। जो कलेक्टर है वो उस जमीन को मार्क करेगा, उसको जो है वो मेयर करेगा। अगर वो ऑलरेडी ये सब कुछ नहीं हुआ तो वो कलेक्टर करेगा। सेक्शन 9 है जी, नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड। अब चूंकि हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको भी हमने जो है वो इत्माद में लेना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कलेक्टर जो है वो पब्लिक नोटिस एक कन्वीनियंट प्लेस पे जो है वो लगाएगा, जिसमें गवर्नमेंट की इंटेंट ये बताया जाए कि गवर्नमेंट की इंटेंट है कि वो ये लैंड एक्वायर करना चाहती है, और जिस चीज़ का भी क्लेम है जो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो आ जाए। द नोटिस शेल स्पेसिफाई। अब नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी, उस जमीन के पर्टिकुलर्स होंगे कि ये जमीन जो है वो किस जगह पे है, क्या नौयत है इस जमीन की, वो सब कुछ जो है वो उसमें मेंशन होगा। रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इंटरेस्टेड पर्सन टू अपीयर पर्सनली और थ्रू एजेंट बिफोर कलेक्टर एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। कि जो जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं वो पर्सनली या अपने एजेंट के थ्रू जो है वो कलेक्टर के सामने अपीयर हो। और ये जो है ये 15 दिन से पहले पहले नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 15 दिन देगा कलेक्टर है जो है वो नोटिस इशू करने के बाद। इंटरेस्टेड पर्सन मस्ट स्टेट द नेचर ऑफ देयर इंटरेस्ट। कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन आएंगे वो अपनी इंटरेस्ट की नेचर शो करेंगे कि वो जो है उसकी क्या नेचर है, वो किस लिहाज से वो इंटरेस्टेड पर्सन है वो ये शो करेगा। अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ देयर क्लेम्स टू कंपनसेशन। कि जो अमाउंट है और जो पर्टिकुलर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कंपनसेशन के लिए। एंड एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मेजरमेंट, और मेजरमेंट के रिगार्डिंग जो भी उनके जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं वो बताएंगे। स्टेटमेंट मस्ट बी सबमिटेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी। जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इन राइटिंग होगी एंड साइंड बाय द पार्टीज होंगी। सबसेक्शन 3, the collector must the collector shall also serve notice to the occupier। कि जो कलेक्टर है वो जो ऑक्यूपायर है उसको भी नोटिस इशू करेगा, और जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं जिनका पता है कि इनका इंटरेस्ट है इस लैंड में उन सबको करेगा। और अगर जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं वो किसी और जगह पे रहते हैं तो थ्रू पोस्ट जो है वो उनकी जो रिहाइश गाह है वहाँ पे सॉरी उनकी रिहाइश गाह पे जो है वो थ्रू पोस्ट वो नोटिस भेजे जाएंगे। अब जो कलेक्टर है वो जितने भी मुतलका महकमे हैं उन्हें भी जो है वो नोटिस करेगा कि अगर उनका भी कोई क्लेम है तो वो भी आ जाए और अपना क्लेम जो है वो बताए। सेक्शन 10 जो है, पावर टू अक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एज टू नेम्स एंड इंटरेस्ट। जो कलेक्टर है वो रिक्वायर कर सकता है किसी पर्सन से कि वो जो है वो एक स्टेटमेंट दे 15 दिनों के अंदर अंदर, और उन सब बंदू के नाम दे जिनका जो है वो इंटरेस्ट है उस लैंड में, या वो
सब प्रोप्रिएटर है, मींस के वो सोल ओनर नहीं है, वो अकेले उसके मालिक नहीं है। और भी जो मालिक हैं वो भी जो मॉर्गेजी है उसका भी वो बताए, और उसके बाद जो है जो टेनेंट है या कुछ और लोग हैं उस लैंड से रिलेटेड, उनका भी जो है वो बताए। नेक्स्ट, अब ये भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है हम इंक्वायरी इनटू मेजरमेंट्स, वैल्यू एंड क्लेम्स एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। Section 11, inquiry and award by the collector. On the day fixed, जो दिन फिक्स होगा, कलेक्टर उस दिन जो है वो इंक्वायरी ही करेगा रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शंस होंगे उनके, जो मेजरमेंट और वैल्यू ऑफ लैंड और इन हवालों से जितने भी जो ऑब्जेक्शंस होंगे उनको सुनेगा। और कलेक्टर जो है शैल मेक एन अवार्ड ऑफ, तो वो अवार्ड करेगा किस वाले से, द ट्रू एरिया ऑफ द लैंड, लैंड का ट्रू एरिया क्या है, कंपनसेशन उसे क्या लगता है कि कितनी कंपनसेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है, ये वो करेगा। उसके बाद अपॉर्शनमेंट ऑफ द सेड कंपनसेशन अमंग ऑल द पर्संस बिलीव टू बी इंटरेस्टेड, के जो कंपनसेशन अब उसे लगता है कि ये मुनासिब है, अब जो पर्सन इंटरेस्टेड है उनमें वो जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेक्शन 12, अवार्ड ऑफ कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल, के कलेक्टर का अवार्ड जो है वो कब फाइनल होगा। सच एन अवार्ड शैल बी फाइनल, वो अवार्ड फाइनल होगा एंड कंसीडर कंक्लूसिव एविडेंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पार्टीज अपीयर्ड बिफोर द कलेक्टर और नॉट, कि जो कलेक्टर ने अवार्ड दे दिया वो फाइनल होगा, वही कंक्लूसिव होगा, चाहे वो पार्टीज उसके सामने पेश हुई हैं या नहीं। कलेक्टर जो है अब इसके बाद जो है नोटिस करेगा अपने अवार्ड का, जो उसने अवार्ड दिया है अब उस चीज का नोटिस करेगा। पर्सन हु वाज नॉट प्रेजेंट, के जो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे उन्हें बता देगा नोटिस के जरिए कि मैंने ये अवार्ड दे दिए हैं। सेक्शन 12 ए, करेक्शन ऑफ मिस्टेक, कि अगर कोई मिस्टेक हो गई या कलेक्टर से कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है तो वो खुद भी जो है उसको ठीक कर सकता है, और अगर कोई एप्लीकेशन दे दे तो फिर भी कर सकता है। सेक्शन 13, एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी, को कलेक्टर जो है वो इंक्वायरी को जब वो जरूरी समझे तो एडजर्न कर सकता है। सेक्शन 14, कलेक्टर पावर टू समन इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के कलेक्टर के पास पावर है कि वो समन कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है विटनेसेस की प्रेजेंस को और डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को। सेक्शन 15 जो है वो मैटर टू बी कंसिडर्ड एंड निग्लेक्टेड, in determining the amount of the compensation, the collector shall be guided by the provisions contained in section 23 and 24। अब इसमें जो है वो कहता है कि मैटर टू बी कंसिडर्ड, कौन से मैटर कंसिडर किए जाएंगे और कौन से निगलेक्ट। तो वो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो जो है वो शैल बी गाइडेड बाय द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में, ये हम वहां पे जाके पढ़ेंगे। इसको जो है फिलहाल आप जो है वो निगलेक्ट भी कर सकते हैं। टेकिंग पोजेशन जो है सेक्शन 16, पावर टू टेक पोजेशन, जो कलेक्टर है वो जब उसने अवार्ड दे दिया तो वो जो है वो अब उस जमीन का कब्जा ले सकता है। ठीक है, ऊपर हमने सारे प्रोसीजर से आपने देखा है, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, फिर अपनी इंटेंट, फिर ऑब्जेक्शन सुने, फिर अपनी इंटेंट शो की, ठीक है, फिर अवार्ड दिया। अब जो है हम पोजेशन लेने जा रहे हैं। तो जो है वो जब उसने अवार्ड दे दिया अब वो जो है वो पोजेशन ले सकता है, विच शैल बी वेस्ट एब्सोल्युटली इन द गवर्नमेंट एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम रेस्ट, तो वो जो है वो एब्सोल्युटली गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्वायर कर सकती है। सेक्शन 70 है 17 है, स्पेशल पावर्स इन केस ऑफ अर्जेंसी, कि अगर कोई अर्जेंसी है तो इस सूरत में जो है वो स्पेशल पावर्स होंगी। अगर कोई
अर्जेंसी है, कोई जल्दी है, कोई जो है वो बहुत जो है वो स्पीडली गवर्नमेंट ने काम करना है, तो वो क्या करेंगे कि वो कमिश्नर जो है वो कलेक्टर को कहेगा कि वो अवार्ड के बगैर ही जो है वो उस जमीन की जो है वो पोजेशन ले ले अपॉन एक्सपायरेशन ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, के जब उनने पब्लिकेशन की तो 15 दिनों के गुजरने के बाद जो है वो उसकी पोजेशन ले ले बिना अवार्ड दिए। नेक्स्ट जो है वो कहता है जी कि यहाँ पे वो आपको एक प्रोविजन देता है, एक कंडीशन लगा देता है, द कमिश्नर shall not issue such direction unless the Department of Government, local authority or company first deposit the estimate cost of the land acquisition as determined by the collector। कि वो कहता है कि कमिश्नर उस टाइम तक वो इशू नहीं कर सकता इस तरह की डायरेक्शन, ये अर्जेंसी वाली जो हमने बात की, कि जब तक कि वो जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का या जो लोकल अथॉरिटी है या अगर कंपनी के लिए ले रहे हैं, जब तक वो एस्टिमेट कॉस्ट को डिपॉजिट नहीं करवाते तब तक जो है वो एक्विजिशन नहीं हो सकती। व्हेन ओइंग टू अनफोर्सीन इमरजेंसी, कि अगर कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी नागहानी जो है वो सूरत हाल पैदा हुई है, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू एक्वायर लैंड इमीडिएटली, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने उसे जो है इमीडिएटली वो लैंड चाहिए, तो कमिश्नर जो है वो कलेक्टर को कह सकता है कि वो पब्लिकेशन के इमीडिएटली बाद जो है वो पोजेशन ले ले, provided that the collector shall not take possession of the building without giving the occupier at least 48 hour notice, के 48 hours के नोटिस पहले भी जो है वो नहीं ले सकता। In either case, at the time of taking possession, the collector shall offer compensation to the person interested for any standing crops and trees। कि कोई भी केस है जिसमें आपने पोजेशन लेनी है, ऊपर जितने भी हमने केस डिस्कस किए, तो कलेक्टर जो है वो कंपनसेशन ऑफर करेगा जो पर्सन इंटरेस्टेड है, अगर वहाँ पे कोई ज़मीन खड़ी है या दरख्त हैं तो उनकी जो है वो इमीडिएटली कंपनसेशन पे करेगा। तो ये था ये आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सेक्शन 18 कहता है रेफरेंस टू कोर्ट, कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है जो अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन कलेक्टर को देगा और कहेगा कि ये जो मैटर है ये कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अब जो एप्लीकेशन है उसमें जो है वो ग्राउंड्स बताएगा जिस पे वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, कि जी ये ऑब्जेक्शंस है मुझे आपके अवार्ड पे। तो यहाँ पे जो है आगे वो एक कंडीशन देता है कि एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड, किन में आगे ये कंडीशन पर आता है कि इफ़ द पर्सन वाज प्रेजेंट, कि अगर बंदा वहाँ पे मौजूद था, और रिप्रेजेंटेड बिफोर द कलेक्टर व्हेन द अवार्ड वाज मेड, तो वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर कलेक्टर के अवार्ड के बाद वो जो है वो अदालत में जा सकता है। 6 हफ्तों से जो है वो देर नहीं कर सकता, 6 हफ्तों से लेट नहीं हो सकता। दूसरा 6 माह का 6 हफ्तों का टाइम दिया गया है ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिफिकेशन फ्रॉम द कलेक्टर अंडर सेक्शन 12(2)। सेक्शन जो 12(2) था उसमें जो है हमने कहा था कलेक्टर शैल गिव नोटिस टू दी notice to his award to such person who was not present। ठीक है। तो अगर वो बंदा 12(2) में हमने कहा था कि अगर वो बंदा वहां पे मौजूद नहीं है तो उसे जो है फिर वो नोटिस भेजा जाएगा कि हमने ये अवार्ड कर दिया। तो कहता है कि उस केस में जो है वो विद इन 6 वीक जो है वो रिसीट ऑफ द नोटिफिकेशन कलेक्टर के या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्टर्स अवार्ड विच एवर एक्सपायर्स फर्स्ट। तो इन दोनों में से जो भी पहले एक्सपायर हो जाए वो जो है मतलब यहाँ 6 हफ्तों के अंदर अंदर दे सकता है या जो है वो 6 माह के अंदर अंदर दे सकता है। नेक्स्ट है द कोर्ट शैल नॉट entertain द रेफरेंस unless in its opinion there is a prima facie case,
कि जो है वो कोर्ट उस टाइम तक जो है वो रेफरेंस को एंटरटेन नहीं करेगी जब तक उसे ये सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये एक प्राइमा फेशियल केस है, मतलब ये एक दयानतदारी पे जो है वो केस एक दयानतदारी के साथ किया जा रहा है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। रेफरेंस बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट बी मेड विद इन 6 मंथ्स, कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रेफरेंस होगा वो 6 माह के अंदर अंदर किया जा सकता है। सेक्शन 19, कलेक्टर स्टेटमेंट टू दी कोर्ट, कि जो कलेक्टर की स्टेटमेंट होगी कोर्ट को वो किस तरह से होगी। तो इसमें जो है वो इस तरह से ये जो है वो ये 4 चीज़ें लिखेगा अपनी स्टेटमेंट में, कि करंट सिचुएशन लैंड की क्या है, उसमें ट्रीज हैं, क्रॉप्स हैं, क्या क्या कुछ है, वो सारी डिटेल देगा। उसके बाद उन बंदों की डिटेल देगा कि जो उसे लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है। तीसरा, जो अमाउंट है उसने अवार्ड की डैमेजेस की वो उसमें मेंशन करेगा, और ग्राउंड्स ऑन विच ही अवार्डेड कंपनसेशन, के वो ग्राउंड्स बताएगा जिस पे उसने जो है वो कंपनसेशन दी है। और ये सारी चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच करेगा। सेक्शन 20, सर्विस ऑफ नोटिस। अब चूंकि जो है वो केस अदालत में रेफरेंस चला गया है, अब जो है वो नोटिस करने हैं पार्टीज को। तो नोटिस किस किस को होंगे, जो एप्लीकेंट होगा, जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उनको होगा। और इफ ये ऑब्जेक्शंस आर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ एरिया, अगर एरिया को मेजर करने के हवाले से कुछ मसाइल थे, तो कलेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जितने भी रेलिवेंट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें जो है वो नोटिस किए जाएंगे। सेक्शन 21, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग, के जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट रहेंगी उन ऑब्जेक्शंस तक। ना वो उससे ज़्यादा सुन सकते हैं ना उससे कम सुन सकते हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्शंस की हद तक कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी। सेक्शन 22, प्रोसीडिंग इन ओपन कोर्ट, जो प्रोसीडिंग होगी अदालत की वो ओपन कोर्ट में होगी। जितने भी पर्सन्स हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं सिविल कोर्ट में वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। सेक्शन 22A, क्रॉस ऑब्जेक्शन, के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है वो एक क्रॉस ऑब्जेक्शन भी जो है वो लॉन्च कर सकती है, कि किसी बंदे ने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो है वो उसके अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकती है। सेक्शन 23, मैटर टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन, के जो यहाँ पे वो कहता है कि कौन कौन सी जो है वो मैटर्स आपने जहन में रखने हैं कंपनसेशन देते वक्त। तो सबसे पहले जो है मार्केट वैल्यू shall be considered for determining the compensation at the publication date, कि जो मार्केट वैल्यू है उसकी उसको जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरा, अदालत जो है वो ज़मीन की मार्केट वैल्यू के तयन साथ वाली इस ऐसी किस्म की ज़मीन के मुताबिक करेगी। ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे प्रोविजन आ गया, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि अगर पहले वो ज़मीन किसी गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी या वो जो है पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी, तो और अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई है, तो वो जो अब मार्केट वैल्यू बढ़ी है वो कंसिडर नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई जो है वो बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर जो है ओवर क्राउडेड हो गई है, तो और वो इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो मार्केट वैल्यू जो है वो इस सूरत में भी पुरानी मार्केट वैल्यू कंसिडर होगी, नई मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। नेक्स्ट है जी, वाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन द कोर्ट शैल कंसिडर, तो जब कंपनसेशन जो है वो डिटरमाइन करेगी तो कोर्ट क्या कंसिडर करेगी, कि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, कि जो फसल अभी खड़ी है वहाँ पे उसका जो नुकसान होगा उसको भी जहन में रखेगी, जो प्रॉपर्टी को डैमेज होगा उसको भी जहन में रखेगी। तीसरा, जो पर्सन जिनको तो जो उस अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें जो लोग रिहाइश पजीर हैं उन्हें फिर जो है अपनी रेजिडेंस चेंज करनी पड़ेगी, तो उसको भी जो है वो जेन में रखा जाएगा।
तो मार्केट वैल्यू के अलावा जो है वो 15% उस बंदे को, जो पर्सन इंटरेस्टेड है, इफ द लैंड इज एक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक पर्पस, तो उसे जो है 15% मार्केट वैल्यू के एडिशनली दिए जाएंगे। और अगर वो जमीन जो है वो कंपनी एक्वायर कर रही है तो 25% जो है वो दिया जाएगा। सेक्शन 23 है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन, के कौन से मैटर्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो पहले जो है वो मार्केट वैल्यू, और दूसरा जो है वो डैमेजेस जो वहाँ पे होंगे, उन दोनों को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये यहाँ पे जो है वो रिपीट हो गया है, इसको जो है हम खत्म कर देते हैं। ओके। अब नेक्स्ट वो बताता है कि कौन से जो है वो मैटर्स जो है वो निगलेक्ट कर दिए जाएंगे इसको कंपनसेशन के, जब कंपनसेशन आप अवार्ड करेंगे। तो डिग्री ऑफ अर्जेंसी, अगर वो अर्जेंसी में काम हो रहा है तो फिर भी जो है वो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कंपनसेशन अवार्ड करने में, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, वो बंदा अनविलिंग है, वो जो है वो रजामंद नहीं है, तो इस मैटर को भी नेगलेक्ट किया जाएगा। डैमेजेस लाइकली टू बी कार्ड आफ्टर पब्लिकेशन, पर डिक्लेरेशन के जो डैमेजेस हुए हैं आफ्टर पब्लिकेशन, तो जो है वो भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जो जब पब्लिकेशन होगी तो मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज कर गई है तो उसको भी जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो कहते हैं इम्प्रूवमेंट और डिस्पोजल आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है या डिस्पोजल हुआ है वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 25 रूल्स टू एज टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, द अवार्ड कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट क्लेम्ड, के जो अमाउंट क्लेम की गई है उससे ज़्यादा जो है वो कंपनसेशन नहीं दी जा सकती। अगर किसी बंदे ने 1 लाख कंपनसेशन क्लेम किया तो उसे 2 लाख कंपनसेशन नहीं दी जा सकती। सॉरी, अगर बंदे ने कलेक्टर के सामने जो है वो किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं किया तो इस सूरत में अदालत कलेक्टर की दी हुई कंपनसेशन से ज़्यादा जो है वो कंपनसेशन नहीं दे सकती। अदालत कलेक्टर की, और जो अदालत में कलेक्टर ने जो कंपनसेशन दी है उससे कम भी कंपनसेशन अदालत नहीं दे सकती। सेक्शन 26 है फॉर्म्स ऑफ अवार्ड, के जो अवार्ड के फॉर्म्स होंगे वो इन राइटिंग होंगे, साइन बाय द जज होंगे, और तो उसमें जो है वो अमाउंट स्पेसिफाई की जाएगी। और जो ये अवार्ड होगा वो डिक्री ही तस्वर किया जाएगा। सेक्शन 27 है कॉस्ट, कि अदालत जो है वो अपने फैसले में ये भी बताएगी कि इस अखराजात कितने हुए हैं और वो अखराजात कौन पे करेगा। और अगर जो है वो अदालत कलेक्टर का फैसला तब्दील करती है तो ये अखराजात कलेक्टर अदा करेगा। और अगर जो है वो फैसला बरकरार रखती है अदालत तो जो कॉस्ट है वो इंटरेस्टेड पर्सन देंगे या एप्लीकेंट देगा। सेक्शन 28 कलेक्टर में बी डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन, कि जो कलेक्टर होगा वो द कलेक्टर में बी डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट ऑन एक्सेसिव कंपनसेशन, के जो एक्सेसिव कंपनसेशन है उस पे जो है वो कलेक्टर जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा। कि अगर अदालत ने किसी शख्स को ज़्यादा कंपनसेशन दी है तो कलेक्टर जो है वो पैसे भी अदा करेगा और एनुअली जो है वो 8% के हिसाब से जो है वो उसे इंटरेस्ट भी देगा। तो ये था ये आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज। तो आज के लेक्चर जो है वो मैंने आपके लिए जो है वो उर्दू में सारा स्लाइड्स तैयार की हैं ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आए और आप लोगों को आसानी रहे। तो आज का सारा लेक्चर जो है वो मैंने उर्दू में आपके लिए लिख दिया है।
तो इसमें जो है वो सेक्शन 29 है, पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉर्शनमेंट टू बी स्पेसिफाइड, कि अगर जो है वो अफराद जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो आपस में तय कर लेते हैं कि, और तय करने के बाद जो है कि मुआवजे की रकम उनमें किस तरह से तकसीम होगी, तो वो जो है ये जो आपस में ये उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, जो आपस में तय किया है, तो ये तफसील जो है वो फैसले में दर्ज कर दी जाएंगी, और इस फैसले में लिखी गई तकसीम इन तमाम अफराद के लिए हतमी होगी और दुरुस्त माना जाएगा, और इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर वो सारे बंदे जो इंटरेस्टेड पर्सन्स थे, उन्होंने आपस में मिल के बैठ के ये डिसाइड कर लिया कि जी ये मुआवजे की इतनी रकम है, इतनी ए को आएगी, इतनी बी को, इतनी सी को, तो जब वो ये डिसाइड कर लेंगे आपस में, तो कलेक्टर जो है वो उसी तरह ही उन्हें ये अवार्ड कर देगा, और वो जो है फिर इसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते, ये खत्म ही होगी। सेक्शन 30 डिस्प्यूट एज टू अपॉर्चनमेंट। अब 30 में वो कहता है कि अगर उनमें कोई जो है वो इत्तेफाक नहीं होता और इसमें जो है वो डिस्प्यूट रहता है, तो जो है ये जो रकम किस तरह से तकसीम की जाएगी और किन अफराद को दी जाएगी, तो ये मामला जो है वो अदालत को रेफर कर दिया जाएगा, और कौन करेगा? कलेक्टर कर देगा। अब ये तो मुआवजे की तकसीम से, अब पेमेंट जो है वो किस तरह से होगी? पेमेंट्स ऑफ कंपनसेशन आर डिपॉजिट ऑफ द सेम इन कोर्ट, कि जो कंपनसेशन की पेमेंट की जाएगी या वो जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट करवाई जाएगी। अब किन सूरतों में जो है वो कंपनसेशन पे की जाएगी, और किन में जो है वो कोर्ट में जो है वो जो कोर्ट में जो है वो सबमिट करवा दी जाएगी। तो अगर वो लोग जो ज़मीन के मालिक हैं, मीन्स के जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, और जो हुकूमत ने जो है वो एक तो वो लोग जो मालिक हैं, पर्सन इंटरेस्टेड हैं, और हुकूमत, अगर ये दोनों जो है ये अवार्ड को कबूल कर लेते हैं और मुकर्रा वक़्त में जो है वो कोई एतराज़ ना करे, तो कलेक्टर जो है वो उस ज़मीन का कब्जा ले लेगा और उनको पूरी रकम अदा कर देगा। ठीक है, एक तो ये होगी। दूसरा वो कहता है कि अगर कोई बंदा एतराज़ करता है, कोई फर्द या हुकूमत अवार्ड पे एतराज़ करे और मामला अदालत में भेजने की दरख्वास्त दे, तब भी कलेक्टर जो है वो ज़मीन का कब्जा लेने से पहले जो है वो मुकर्रर रकम अदा करेगा। लेकिन अगर ये रकम बाद में ज़्यादा साबित हो, तो वो वसूल कुनिंदा इजाफी रकम वापस करेगा। ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर कोई फर्द जो है रकम लेने पर राजी ना हो, या कानूनी तौर पर ज़मीन बेचने का इख्तियार ना रखता हो, या अगर ज़मीन के मालिक होने पर तनाज़े हो, तो कलेक्टर ये रकम अदालत में जमा करा देगा। ऊपर जो दो है उसमें है, हमने कहा अपने सेक्शन 31 की फर्स्ट हाफ की बात की, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, के कंपनसेशन की पेमेंट उन लोगों को की जाएगी। अब किन सूरतों में कोर्ट में डिपॉजिट करवाया जाएगा, उसमें वो कहता है कि अगर कोई फर्द वो रकम लेने पर राजी ना हो, या वो कानूनी तौर पर मालिक ना हो, या जो है वो उसके मालिक होने पे कोई तनाज़ा हो, तो ये रकम जो है वो अदालत में जमा करवा दी जाएगी। जो भी शख्स जो है वो रकम को नाकाफी समझता हो, अब किसी जो शख्स को लगता है कि ये रकम जो है वो काफ़ी नहीं है, तो वो जो है एज ए प्रोटेस्ट एतराज़ के साथ जो है वो रकम वसूल कर सकते हैं। अब एतराज़ के साथ क्यों वसूल करेगा? कि वो रकम तो ले लेगा, लेकिन साथ में जो है वो अपना एतराज़ भी दायर करेगा। तो वो जब एतराज़ जो है वो बाद में अदालत में दरखास्त दायर कर सकता है। अगर वो एतराज़ के बगैर रकम ले लेगा, तो वो अदालत में दरखास्त दायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी, अगर किसी ने रकम ले ली हो, ठीक है, लेकिन वो असल हकदार ना हो, तो वो असल हकदार को ये रकम वापस करने का पाबंद होगा। नेक्स्ट है जी, कलेक्टर जो है वो कमिश्नर की इजाज़त के साथ जो है वो ज़मीन के बदले में ज़मीन के बदले नकद रकम देने के बजाय वो जो है वो उसे किसी और तरह से कंपनसेट कर सकते हैं। मीन्स अगर उस बंदे ने कोई लैंड रेवेन्यू देना है, तो उसे कहता है कि ठीक है, तुम ये ज़मीन दे दो, तुम्हारा लैंड रेवेन्यू छोड़ देते हैं, या जो है वो इसके बदले में कोई और ज़मीन ले लो, या कोई भी और जो तरीका वो मुनासिब समझता है, वो उसके ज़रिए जो है वो उस बंदे को कंपनसेट कर सकता है।
ये जो सेक्शन है ये कलेक्टर को ये भी इख्तियार देती है कि वो ज़मीन के असल मालिक के साथ किसी मुआहदे पर पहुंच सके, अगर वो ऐसा करने का जो है वो कानूनी तौर पर इख्तियार रखता हो। सेक्शन 32 है जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एलिनेट। कि अब जो है वो मनी किसी ऐसे बंदे को दे दी गई है जो जिसको वो बनती नहीं थी या जो कॉम्पिटेंट नहीं था वो वसूल करने का, तो क्या होगा। अगर अदालत को मालूम हो कि ज़मीन किसी ऐसे शख्स की मलकियत थी जो इसे फरोख्त या मुंतकिल नहीं कर सकता था, तो अदालत क्या करेगी, इस रकम से कोई और ज़मीन खरीदने का हुक्म देगी जो इसी तरह की मलकियत और शराइत पर रखी जाएगी जैसे असल ज़मीन थी। तो मींस के जो सेम टाइप ऑफ लैंड जो है वो अदालत खरीदने का हुक्म दे सकती है। दूसरा, अगर फौरन ज़मीन खरीदना मुमकिन ना हो तो फिर क्या होगा, तो अदालत जो है हुकूमत की मंजूर शुदा किसी महफूज सरमायाकारी में वो रकम लगा देगी। नेक्स्ट है, जो भी शख्स जो है इस ज़मीन का असल मालिक था, इस सरमायाकारी से हासिल होने वाला मुनाफा या इंटरेस्ट जो है वो भी उसे मिलता रहेगा। मीन्स कि अगर हमने वो रकम किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से कोई प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट आएगा, तो वो जो मालिक होगा वो उसे लेने का हकदार होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अदर केसेस, कि अगर जो ज़मीन है वो किसी मालिक या दावेदार की दरख्वास्त पर अदालत ज़रूरी समझे तो वो जमा शुदा रकम जो है वो हुकूमत की मंजूर शुदा किसी सरमायाकारी में लगा सकती है। अदालत जो है, दूसरा वो कहता है कि अदालत इस सरमायाकारी से हासिल होने मुनाफा या सूद को जमा करवा सकती है, या फिर इस तरह तकसीम करने का हुक्म दे सकती है कि मुतल्लिका अफराद को वही फ़ायदा मिले जो इन्हें इस ज़मीन से मिल सकता था। मीन्स के जितना किसी का हिस्सा था उसे उसी हिसाब से फ़ायदा मिले या इसके करीब तरीन मुमकिन फ़ायदा हासिल हो। सेक्शन 34 है जी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो पेमेंट है कि अगर जो है वो हुकूमत ज़मीन का कब्ज़ा लेने से पहले या कब्ज़ा लेते ही मुआवजा या अदालत में जमा नहीं कर पाई, तो कलेक्टर जो है वो मुकर्रर रकम के साथ सालाना 8% जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा, सूद अदा करेगा। ठीक है। और मीन्स उसने बात क्या किया है कि अगर ज़मीन का जो कब्ज़ा है अ, वो अगर मुआवजा उन्हें अदा नहीं किया गया या अदालत में जमा नहीं करवा पाई हुकूमत, तो जो कलेक्टर है वो 8% सालाना जो है वो रकम अदा करेगा, सूद अदा करेगा मुकर्रर रकम के साथ साथ। दूसरा वो कहता है कि अगर कोई ज़मीन का मालिक है और मुआहदे के जरिए अपने सूद के हक से दस्तबरदार भी हो जाए, तो भी दस्तबरदारी कलअदम समझी जाएगी। जमीन के मालिक को सूद हासिल करने का मुकम्मल हक होगा, चाहे मुआवजा इसके बरक्स ही क्यों ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। वो हम देखते हैं कि टेम्परेरी जो लैंड है वो किस तरह से एक्वायर की जाएगी। तो सेक्शन 35, टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट आर एरेबल लैंड, कि अगर कोई लैंड वेस्ट है और यहाँ वो काबिल काश्त है, अगर वो जो है वो टेम्परेरी एक्वायर करनी है तो वो किस तरह से होगी। और दूसरा इसी सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर कंपनसेशन पे डिफरेंस है तो वो किस तरह से सेटल किया जाएगा। तो सबसे पहले जी, जो कमिश्नर है वो टेम्परेरी कोई भी लैंड जो वेस्ट लैंड है, जो ज़ाया लैंड है, या जो काबिल काश्त लैंड है, वो पब्लिक पर्पस के लिए टेम्परेरी आर्जी तौर पर ले सकता है। कमिश्नर जो है वो डायरेक्ट करेगा कलेक्टर को कि वो इसको एक्वायर करे, लेकिन ये पीरियड जो है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, सिर्फ 3 साल के लिए टेम्परेरी वो एक्वायर की जा सकती है। इस सिलसिले में जो है वो फिर कलेक्टर नोटिस भी सर्व करेगा, और जो है वो कलेक्टर जो है वो कंपनसेशन पे करेगा, जिसकी ज़मीन उसने टेम्परेरी एक्वायर करनी है उसको कंपनसेशन पे करेगा। वो लमसम में भी पे कर सकता है, या वो मंथली जो है वो मंथली या पीरियोडिकली उसको जो है वो
दे सकता है, जैसे भी वो आपस में एग्रीमेंट कर ले। अब दूसरा पार्ट इसी सेक्शन का जी, जो कंपनसेशन पे डिफरेंस अगर आ जाता है तो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो जो कलेक्टर होगा वो ये मामला कोर्ट को रेफर कर देगा। सेक्शन 36 है जी, पावर टू इंटर एंड टेक पोजेशन एंड कंपनसेशन और रिस्टोरेशन। कि जब पेमेंट हो जाएगी तो कलेक्टर जो है वो उस जमीन का कब्जा ले सकता है, उसकी पोजेशन ले सकता है। ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, जब वो टर्म खत्म हो जाएगी, तो जो उस जमीन को डैमेजेस होंगे अगर कोई हुए हैं, तो वो जो है वो उसकी कंपनसेशन दी जाएगी। और जो है वो लैंड जो है उस बंदे को जिसकी थी उसको जो है वो वापस कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि अगर आर्जी तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद ज़मीन दोबारा इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही, तो फिर जो है वो कमिश्नरी सूरत में उसे परमानेंटली एक्वायर कर लेगा। ठीक है, कि अगर उन्होंने आर्जी तौर पे वो ज़मीन इस्तेमाल की और वो आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने के बाद वो जो है वो दोबारा काबिल काश्त ही नहीं रही, तो फिर जो है वो कमिश्नर परमानेंटली एक्वायर कर लेगा। सेक्शन 37 है डिफरेंस एज टू कंडीशन ऑफ लैंड। कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है कि जो लैंड है उसकी कोई कंडीशन चेंज हुई है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टेम्परेरी ऑक्यूपेशन टर्म, तो कोर्ट जो है वो इस मामले को जो है वो डिसाइड करेगी। कि अगर उसकी कोई कंडीशन चेंज हो गई है, जैसे हमने ऊपर कंडीशन में देखा था 36 की, कि अगर वो आर्जी तौर पर उन्होंने इस्तेमाल की और अब वो जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही, तो कमिश्नर रिक्वायर कर लेगा। इस तरह उसकी कंडीशन चेंज हो गई है, तो कंडीशन चेंज होने की सूरत में जो है वो कोर्ट को ये मामला रेफर किया जाएगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है जी, कंपनीज के लिए अब जो लैंड एक्वायर करनी है वो किस तरह से की जाएगी। कंपनी में बी ऑथराइज्ड टू एंटर एंड सर्व। कि कमिश्नर जो है वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि वो जाके किसी जमीन को विजिट करे, उसको सर्वे करे, उसको जो है उसकी खुदाई करके जो है वो जो भी उसने सॉइल टेस्ट वगैरह करने हैं वो करे। तो किसकी इजाजत उसे दरकार होगी? कमिश्नर की। और सेक्शन 38A है इंडस्ट्रियल कंसर्न टू बी डीम्ड कंपनी फॉर सर्टेन पर्पसेस। के इंडस्ट्री जो है वो इसकी कंपनी की डेफिनेशन में जो है वो नहीं फाल करती। तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि अगर जो इंडस्ट्री है उसके 100 से ज़्यादा मुलाजमीन हो और अगर ज़मीन एक्वायर करना चाहती है, तो फिर वो जो है वो इंडस्ट्री को कंपनी की डेफिनेशन में जो है वो ले आया जाएगा और उसे कंपनी ही समझा जाएगा। ठीक है, कि अगर उसके 100 से ज़्यादा मुलाजमीन उसमें काम करते हैं और फिर वो इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए ज़मीन एक्वायर करना चाहती है, तो इस सूरत में जो है वो इंडस्ट्री को वो कंपनी समझा जाएगा। सेक्शन 39 है प्रीवियस कंसेंट ऑफ कमिश्नर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट नेसेसरी। कि अगर किसी कोई कंपनी है उसने कोई ज़मीन हासिल करनी है तो उसको दो शर्त पूरी करनी होगी, एक तो कमिश्नर की इजाज़त लेनी होगी और दूसरा गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करना होगा। सेक्शन 40 है जी प्रीवियस इंक्वायरी। सच consent shall not be given unless the commissioner be satisfied that कि जो है वो कमिश्नर जो है वो कंसेंट नहीं देगा जब तक वो इन चीज़ों पे जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अब उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो कंपनी में जो हमने बताया कि जो कंपनी है उसमें जो मजदूर है उनकी प्रॉपर एक जो रिहायशी मकानात की तमीर या इनसे मुतल्लिक सहूलियात की फराहमी है, कि उनके जो मजदूर हैं उनकी प्रॉपर रिहाइश जो है वो तमीर की गई है उस, और बाकी जो रेलिवेंट सहूलियात हैं वो उन्हें दी गई हैं। दूसरा, किसी ऐसी कंपनी के लिए इमारत या काम की तामीर जो अवामी मफाद के लिए सनत या काम में मसरूफ हो या मसरूफ होने वाली हो। ठीक है,
तीसरी चीज यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसा कोई तामीराती मंसूबा जिसका फायदा आवाम को पहुंचे। ठीक है कि लाजमन है, क्योंकि ज़मीन जो एक्वायर है वो पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर की जा रही है, तो जो भी काम होगा वो इस तरह का होना चाहिए कि उससे पब्लिक को फायदा हो। जमीन तजवीज़ करदा रकबा इस मकसद के लिए मुनासिब और मकबूल है। अब कमिश्नर ये भी देखेगा कि जो ये ज़मीन मांग रहे हैं, जितनी ज़मीन की डिमांड कर रहे हैं, क्या वो ये जो काम करना चाहते हैं उसके लिए ये मुनासिब और मकबूल है या नहीं। तो ये तहकीकात एक मुकर्रर अफसर के ज़रिए होगी, जिसका वक़्त और मुकाम कमिश्नर तय करेगा। ठीक है। ये अफसरान गवाहान को तलब करने, इनकी हाज़िरी यकीनी बनाने और दस्तावेज़ात तलब करने के लिए वही इख्तियार रखता है जो सिविल कोर्ट को दिए गए हैं। कि अगर इन अफसरान ने जो है वो किसी गवाह को तलब करना है, या कोई एविडेंस उन्हें चाहिए, तो वो जब बुलाएंगे किसी बंदे को, तो वो एज ए सिविल कोर्ट एक्ट करेंगे। तो जो इस तरह सिविल कोर्ट बुलाती है, वही प्रोसीजर जो है वो लोग अडॉप्ट करेंगे। सेक्शन 41 है जी, एग्रीमेंट विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब हमने ऊपर जो दो शराइत पढ़ी थी, एक कमिश्नर की इजाज़त और दूसरी एग्रीमेंट विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट में अब के साथ क्या एग्रीमेंट होगा कि जब सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट उनकी आ जाएगी, और जो कंपनी है वो जो है वो एक एग्रीमेंट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेगी, और उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी कि वो एक्विजिशन की पेमेंट करेंगे। दूसरा, पेमेंट का मेथड क्या होगा। ठीक है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, लमसम देंगे, जिस तरह भी देंगे वो डिसाइड होगा। और तीसरा जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए वो ये अक्वायर करेंगे, ये चीज़ें उसमें शामिल होंगी। सेक्शन 42 है पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि एवरी सच एग्रीमेंट शेल एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट। कि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, तो ये जो है वो पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गजट में। And the acquisition shall be deemed to have been the subject to the term of such agreement। कि जो एक्विजिशन है वो shall be deemed, वो समझी जाएगी to have been made subject to the terms of such condition, sorry, terms of such agreement। सेक्शन 43 है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी बाउंड है बाय लॉ कि वो किसी कंपनी को जो है वो जमीन देगी, तो फिर जो है ये ऊपर जो हमने बातें की है वो इन पे अप्लाई नहीं होगी। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट को बाय लॉ ये बाउंड कर दिया गया है कि वो कंपनी को ये जमीन देगा, तो फिर ये ऊपर वाली कंडीशंस लागू नहीं होंगी। सेक्शन 43 है रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर। कि अब ट्रांसफर पे जब वो कंपनी एक्वायर कर लेगी, तो उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है कि वो किन को ट्रांसफर नहीं कर सकती और कब कर सकती है। कंपनी फॉर विच एनी लैंड इज एक्वायर्ड अंडर दिस पार्ट शेल बी इंटाइटल्ड, वो इंटाइटल्ड होगी, वो हकदार होगी टू ट्रांसफर दिस said लैंड और एनी पार्ट देयर ऑफ बाय सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, लीज और अदरवाइज एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। वो कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती लैंड को, ना सेल कर सकती है, ना मॉर्गेज, ना गिफ्ट, ना लीज नहीं दे सकती, जब तक कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत ना ले ले। सेक्शन 44 है हाउ एग्रीमेंट विद द रेलवे कंपनीज में बी प्रूव्ड। कि जो रेलवे कंपनी है उसके साथ जो है वो एग्रीमेंट किस तरह से प्रूव किया जाएगा। तो इसमें जो है वो कहते हैं कि एक प्रिंटेड कॉपी, ठीक है, ऑफ एग्रीमेंट ऑफिशियली प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। कि एक प्रिंटेड कॉपी जो है एग्रीमेंट की, जो ऑफिशियली प्रिंटेड हो बाय द गवर्नमेंट, तो वो जो है वो एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले जो है वो हमारे पास सेक्शन 45 है सर्विस ऑफ नोटिस।
कि इस पूरे एक्ट में जब हमने किसी बंदे को बुलाना है या उसको जो है वो कोई पैगाम पहुंचाना है, उसको समन करना है, तो वो किस तरह से नोटिस सर्व होंगे, किसी भी हवाले से को नोटिस करना है तो वो किस तरह से होंगे। तो ये है कि जी जो नोटिस हैं वो सबसे पहले तो वो साइंड होंगे, साइंड कापी होंगे, और वो जो कापी हैं वो डिलीवर किए जाएंगे, हैंड ओवर किए जाएंगे पर्सनली उस बंदे को जिसको आप बुला रहे हैं। दूसरा, आप जो है वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। तीसरा जो है कि अगर वो बंदा नहीं मिलता तो क्या होगा कि किसी भी उस बंदे के अडल्ट फैमिली मेंबर को जो है वो नोटिस दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो है कि नोटिस अगर उस तरह में डिलीवर नहीं होता, कोई अडल्ट फैमिली मेंबर भी नहीं मिलता, तो वो जो है वो किसी विजिबल प्लेस पे जो है वो उन्हें चस्पा भी किया जा सकता है। अगर उस वो बंदा नहीं मिला तो वहां पे उसको चस्पा करें, अदालत में करें, अदालत के मीन्स कमरे के बाहर करें, ठीक है, कोर्ट रूम में करें, या जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं वहां पे करें। ठीक है, तो ये जो है वो सारे नोटिस के जो है वो तरीकाकार हो सकते हैं। सेक्शन 46 है जी, पेनल्टी फॉर obstructing एक्विजिशन ऑफ लैंड, कि अगर कोई बंदा जो है वो लैंड के एक्विजिशन में कोई मसला पैदा करता है तो उसमें जो है क्या होगा। तो वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा डेलिबरेटली जानबूझ के जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्टिविटीज को रोकता है या डैमेज करता है सर्वे मार्क्स को, या इंटरफेयर करता है विद ऑथराइज्ड जो है वो उस बंदे को जो ऑथोराइज था अंडर सेक्शन 4 और 8, तो उसको जो है वो पनिश किया जाएगा। और उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 1 महीने तक उसको कैद हो सकती है, और उसको जुर्माना जो है वो 50 रुपए तक हो सकता है, या दोनों ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 47, मैजिस्ट्रेट टू इन्फोर्स सरेंडर, कि अगर कोई बंदा जो है वो रेजिस्ट करता है या obstruct करता है कलेक्टर को उस जमीन की कब्जा लेने में, तो जो कलेक्टर है, अगर वो एक मैजिस्ट्रेट है, एक मैजिस्ट्रेट को वो कलेक्टर की पावर दी गई है, तो वो जो सरेंडर होगा उस बंदे को सरेंडर को इन्फोर्स करेगा, उसको गिरफ्तार करेगा। अगर वो मैजिस्ट्रेट नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करेगा मैजिस्ट्रेट को कि वो जो ज़रूरी एक्शन है वो ले, और वो जो ज़मीन है वो हैंड ओवर करे कलेक्टर के। सेक्शन 48 है, कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन नॉट कंपल्सरी बट कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड व्हेन नॉट कंप्लीटेड, कि जो कमिश्नर है वो कैंसिल कर सकता है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को अगर जो है पोजेशन हैज नॉट बीन टेकन, अगर पोजेशन नहीं लेगी। यहाँ पे ये इस सेक्शन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले जी कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन नॉट कंपल्सरी, कि जो एक्विजिशन है वो उसकी कंप्लीशन कंपल्सरी नहीं है, अगर वो नहीं भी कंप्लीट होती तो जो कंपनसेशन है वो अवार्ड की जाएगी अगर वो जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट नहीं होती। तो वो कहता है जी कमिश्नर जो है वो कैंसिल कर सकता है लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को, और जो पोजेशन है अगर उसने पोजेशन अभी तक नहीं ली, तो एक्विजिशन जो है अगर विड्रॉ हो जाती है तो कलेक्टर जो है वो जो डैमेजेस हुए हैं उस जमीन को, जो लॉस उस जमीन ने सफर किया है, तो वो उसको असेस करेगा कलेक्टर, और पे करेगा कंपनसेशन टू द लैंड ओनर ड्यू टू द प्रोसेस। दिस इंक्लूड रीइंबर्समेंट ऑफ द रीजनेबल लीगल कॉस्ट। ठीक है, उसमें जो लीगल कॉस्ट है उसको निकाल के। नेक्स्ट जो है जी सेक्शन 49, एक्विजिशन ऑफ पार्ट ऑफ हाउस और बिल्डिंग के, किसी जो बिल्डिंग है या कोई घर है अगर उसका एक पार्ट जो है वो एक्वायर करना है, तो इस सिलसिले में क्या होगा कि अगर किसी घर का जो है, किसी फैक्ट्री का, किसी बिल्डिंग का जो है वो एक पार्ट सिर्फ एक्वायर करना है, तो ओनर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप सिर्फ इस पार्ट को एक्वायर ना करें, फिर पूरी जो है वो प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर ले। क्योंकि अगर किसी घर का है, कोई जमीन है, उसका एक पार्ट आपने एक्वायर कर लिया तो बाकी जो पार्ट होगा वो भी जो पहले जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था वो नहीं हो पाएगा, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सारे का सारा जो है एक्वायर कर लें। ओनर जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है, और इस अपनी इस रिक्वेस्ट को जो है वो चेंज भी कर सकता है बिफोर द कलेक्टर के। अभी अगर कलेक्टर ने वो कंपनसेशन अनाउंस नहीं की तो ओनर जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है और उसको विड्रॉ भी कर सकता है।
और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि उस पार्ट, उस घर के उस पार्ट को एक्वायर करने में या बिल्डिंग में, तो कलेक्टर जो है वो मामला कोर्ट को रेफर कर देगा। और जो है वो पोजेशन नहीं ले सकता, उस घर का कब्जा नहीं ले सकता जब तक कोर्ट उसको डिसाइड ना कर दे। और जो है वो कंसिडर करेगी कि क्या वो जो लैंड है वो ज़रूरी है उसका फुल यूज़ या नहीं, तो वो जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर लैंड ओनर जो है वो एक्सेसिव कंपनसेशन जो है वो क्लेम करता है फॉर द सेपरेशन ऑफ एक्वायर्ड लैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो कमिश्नर है वो डिसाइड करेगा टू एक्वायर द होल प्रॉपर्टी इंस्टेड। तो वो जो कमिश्नर है, अगर लैंड ओनर जो है वो एक्सेसिव कंपनसेशन जो है वो डिमांड करता है, क्लेम करता है, तो कमिश्नर कहेगा कि जब हमने देना ही है कंपनसेशन तो हम फिर पूरी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। बहरहाल वो कहता है कि दिस मस्ट बी डन बिफोर द कलेक्टर्स अवार्ड इज मेड, लेकिन ये सारा काम जो है वो कलेक्टर के अवार्ड से पहले पहले आपने करना है। तो वो कहता है कि अगर सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है अंडर दिस प्रोविजन देयर इज नो नीड फॉर फ्रेश लीगल प्रोसीडिंग, तो फ्रेश लीगल प्रोसीडिंग की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो कलेक्टर जो है वो नोटिफाई कर देगा लैंड ओनर को और प्रोसीड करेगा विद कंपनसेशन। नेक्स्ट सेक्शन 50 है जी, एक्विजिशन ऑफ लैंड एट कॉस्ट ऑफ लोकल अथॉरिटी और कंपनी के जो है, इसमें दो बातें की गई है कि कौन जो है वो हु पे फॉर लैंड एक्विजिशन के लिए कौन पे करेगा, और रिकवरी कॉस्ट जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो हु पेज फॉर लैंड एक्विजिशन, अगर लैंड एक्वायर की जाती है फॉर लोकल अथॉरिटी और कंपनी, तो दे मस्ट बियर आर रिलेटेड कॉस्ट। तो अगर जो है वो लैंड एक्वायर कर रही है लोकल अथॉरिटी या कंपनी, तो वही जो है वो तमाम रिलेटेड कॉस्ट बियर करेंगे। द एक्सपेंस कैन बी रिकवर्ड एज लैंड रेवेन्यू एरियर्स, तो जो एक्सपेंस है वो लैंड रेवेन्यू एरियर्स के तौर पर रिकवर किए जा सकते हैं अलॉन्ग विद एनी अदर लीगल रिकवरी मेथड। और लैंड रेवेन्यू रिकवर करने के जो मेथड हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़े थे, उनके साथ जो है वो एक्सपेंस रिकवर किए जाएंगे। सेक्शन 51 है जी, एग्जाम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एंड फीस, कि एक एग्रीमेंट जो और अवार्ड जो होगा, जो इस एक्ट में हमने बात की कि जो एग्रीमेंट्स होंगे और जो अवार्ड्स होंगे वो स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड होंगे, एंड कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट एनी फी। तो जो कॉपीज हैं वो हासिल की जा सकती हैं बगैर किसी फीस के, कि स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी उन पे। Section 52 and notice in case of suits for anything done in pursuance of act. कि anyone to anyone planning to file a lawsuit related to actions under this act, कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो जो है वो लीगल कार्रवाई जो केस करेगा, केस करने का सोच रहा है उन एक्शंस के खिलाफ जो इस एक्ट में हुए हैं, मस्ट गिव कंसर्न को जो है वो एक रिटर्न नोटिस देगा 1 महीने का। ठीक है। और नो लॉ सूट कैन प्रोसीड इफ फेयर कंपनसेशन हैड ऑलरेडी बीन ऑफर्ड, कि अगर फेयर कंपनसेशन ऑलरेडी दे दी गई है तो जो है वो नया लॉ सूट है वो नहीं फाइल किया जा सकता। सेक्शन 53 है जी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट्स, के जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके जो अप्लाई होगा, प्रोसीजर जो है वो सीपीसी वाला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोसीडिंग के अंडर दिस एक्ट, अनलेस के कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोविजंस में ना आ जाए। सेक्शन 54 है, अप्लाई इन प्रोसीडिंग्स बिफोर सॉरी अपील्स इन प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट, अपील्स इन लैंड एक्विजिशन केसेस फॉलोज द रूल ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, के जो अपील्स हैं वही, वो जो टाइम फ्रेम हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी पढ़ा था, वहां पे भी हमने रेफर किया था सीपीसी को, तो वो जो अपील का ड्यूरेशन होगा, अपील का सारा तरीका होगा वही होगा। A party can appeal to High Court and Supreme Court against the court award or any part of it, कि अगर किसी को जो है वो कोर्ट ने अवार्ड किया है
तो उसके अलावा जो है अपील हाई कोर्ट में भी कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट सेक्शन है जी, पावर टू मेक रूल्स। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है जी कि वो रूल्स बना सकती है, और जो भी रूल्स और चेंजेस जो वो बनाएगी वो जो है वो मस्ट पब्लिश करेगी ऑफिशियल गजट में। तो हेयर इज द एंड ऑफ योर लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने इसको बहुत आसान करके इजी इंग्लिश में जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होती रहेगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।